नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ बैंड रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की मुख्य खबरें। असामाजिक तत्वों ने पानी से भरी नहर में उतारे मवेशी। 2 दिनों से फंसे बेजुबानों का पुलिस ने किया रेस्क्यू। रक्तदान शिविर को लेकर जेएनसीटी कॉलेज में कलेक्टर एसपी ने छात्रों को किया जागरूक। सीमेंट कंपनी की डीलरशिप दिलाने के नाम पर की गई लाखों की ठगी। खबरें अब विस्तार से। असामाजिक तत्वों ने पानी से भरी नहर में उतार दिए मवेशी। 2 दिनों से नहर में फंसे थे बेजुबान। देर रात पुलिस ने रेस्क्यू कर स्थानीय लोगों की मदद से सभी जानवरों को सुरक्षित बाहर निकाला। हम आपको बता दें कि आवारा जानवरों की समस्या से जूझ रहे किसानों की निर्दयता बेजुबान जानवरों पर भी भारी पड़ती दिखाई दे रही है। असामाजिक तत्वों ने करीब आधा सैकड़ा से अधिक मवेशियों को पानी से भरी नहर में उतार दिया। 2 दिन से नहर में फंसे जानवरों को पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से करीब 3 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाहर निकाला, जिन्हें अब सुरक्षित गौशाला भिजवाया गया है। आपको बता दें कि मामला सिटी कोतवाली थाने के लोही नहर का है। यहाँ पर करीब आधा सैकड़ा जानवरों को लोगों ने पानी से भरी नहर में उतार दिया था। ये जानवर नहर के अंदर फंसे हुए थे। मंगलवार को स्थानीय लोगों ने जानवरों की फोटो खींचकर कलेक्टर इलैयाराजा टी को भेजी, जिसके बाद कलेक्टर और एसपी नवनीत भसीन के निर्देश पर नगर निगम, होमगार्ड, सैनिक और पुलिस की एक टीम बनाई गई और जानवरों को नहर से तत्काल बाहर निकालने के निर्देश दिए गए। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी के नेतृत्व में जानवरों को निकालने के लिए पुलिस की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें स्थानीय लोगों ने भी मदद की। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 15 जानवरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। उन्हें सुरक्षित गौशाला में भिजवाया गया है। चलो ठीक है। अरे संतोषो आगे रहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया कि जानवरों को कुछ असामाजिक तत्वों ने नहर में उतार दिया था, जिनकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। आशंका जताई जा रही है कि आवारा जानवर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे थे, जिसकी वजह से उनके साथ ये निर्दयता दिखाई गई है, जिसमें किसान के बच्चे और कुछ ग्रामीण जन शामिल थे। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका कि जानवरों को किस गांव से नहर में उतारा गया है। ये सभी जानवर वहां नहर से बहकर लोही गांव तक पहुंच गए। जांच की जा रही है कि आरोपियों की पतासाजी कर उनके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी। नहर से जानवरों को निकालने के लिए पुलिस ने काफ़ी देर तक प्रयास किया। पहले इन जानवरों को ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। बाद में जेसीबी मशीन बुलवाकर नहर के किनारे से ऊपर चढ़ाने के लिए रास्ता बनवाया गया, लेकिन कोई प्रयास काम नहीं आया। बाद में पुलिस ने रस्सा मंगवाया। इस दौरान स्थानीय लोग नहर में उतर गए और रस्सी में बांधकर मवेशियों को ऊपर की ओर खींचा गया। 2 दिन से भूखे जानवरों की हालत काफ़ी खराब थी, जिसके बाद उन्हें तत्काल वाहन में भरकर गौशाला भेजा गया। आइए सुनते हैं घटना के संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अनुसार। ये एक शिकायत प्राप्त हुई थी, एक फुटेज भी आया था व्हाट्सएप पे कि कुछ जानवर है नहर में, लोहे के आसपास के एरिया में जो नहर है, तो तत्काल थाना प्रभारी को उनके बल के साथ वहाँ भेजा गया, देखा गया तो उसमें नहर में कुछ जानवर थे, करीब कमर तक पानी था नहर में, और जानवर धीरे धीरे खिसक रहे थे नहर के बहाव के कारण से। तो ऐसा लगा कि जानवरों को नुकसान पहुंच सकता है। तत्काल टीआई कोतवाली के द्वारा व्यवस्थाएं की गई, यहाँ से फोर्स भेजा गया। साथ ही उसके बाद फिर क्या अंधेरा होने लग गया था, तो टीआई कोतवाली के द्वारा जेसीबी का इंतजाम किया गया, और उसके बाद उस जेसीबी की लाइट से फिर कुछ प्रयास दूसरे किए गए। ट्रैफिक सुविधा भी पहुँचे, रस्सा वस्सा लेकर जानवरों को रोका गया कि और आगे ना बह पाएँ, और वहाँ से रस्से से बांध के जानवरों को खींचा गया। जेसीबी से कुछ रास्ता ही बनाया गया पुलिस टीम के द्वारा, खासतौर से टीआई कोतवाली और उनकी टीम के द्वारा बहुत अच्छा इसमें काम किया गया। जानवरों की करीब 25 से 26 जानवर थे जिनकी जान बचाई गई है। और ऐसा जानकारी में आ रहा है कि कुछ किसानों ने या कुछ किसानों के बच्चों ने उड्डनता करके शायद उनको हाँक दिया होगा, जिससे वो नहर की तरफ उतर गए। फसल हो, आजकल सब चारों तरफ फसल है, तो ये आवारा पशु थे, हो सकता है कि उनकी फसलों को नुकसान पहुँच रहा है, तो उन्हें हाँका होगा, तो गलतीवश, भूलवश या उड्डनतावश वो जानवर नहर में उतर गए थे। निकाल के सबको सुरक्षित कर लिया गया, किसी जानवर की
मौत की जानकारी नहीं। नहीं, अभी कोई जानकारी में नहीं आया। तैयारी कोतवाली इस संबंध में तस्दीक कर रहे हैं कि मामला क्या है, अभी तक कहाँ हुआ है, कितनी दूर पहले हुआ है, क्या घटनाक्रम हुआ है, अभी जानकारी में। गायों के कान में टैग लगे रहते हैं, उनसे पहचान की जा सकती है। हाँ, वो सब पहचान कराने की कार्रवाई थाना प्रभारी वेटनरी वालों के साथ मिलकर कर लेंगे। स्थायी कर्मी एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने नियमितीकरण सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर स्वागत भवन के पास स्थित कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग कार्यालय में सामने बैठे क्रमिक भूख हड़ताल पर। इन कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर कई बार आवाज उठाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे नाराज कर्मचारियों ने शुरू किया धरना प्रदर्शन। आपको बता दें कि कर्मचारी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष का कहना है कि लोक निर्माण विभाग में कर्मचारियों को चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर नियुक्त दिए जाने के आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन अभी तक नियमित नहीं किया गया। साथ ही कर्मचारियों की कई और समस्याएं हैं, जिसको लेकर अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण मंडल रीवा से संगठन के पदाधिकारियों द्वारा समस्याओं के निराकरण के लिए चर्चा की गई। उनके द्वारा समझौते में लिए गए निर्णय को कार्यपालन यंत्री भवन एवं सड़क संभाग रीवा को आदेशित किया गया था कि स्थायी कर्मचारियों की वरीयता सूची पदवार बनाकर अभियंता कार्यालय भेजी जाए। साथ ही स्थायी कर्मचारियों की पासबुक बनाकर उनके वेतन से एनपीएस की काटी गई राशि पासबुक में दर्ज किया जाए। स्थायी कर्मचारियों को एरियर का भुगतान कराया जाए। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों स्थायी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाए। साथ ही स्थायी कर्मचारियों को योग्यता अनुसार पदोन्नत किया जाए, लेकिन 7 माह बीत जाने के बावजूद भी कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग भवन एवं सड़क संभाग रीवा द्वारा एक भी समस्याओं का निदान नहीं किया गया है। समस्याओं के निदान नहीं किए जाने की वजह से 11 सूत्री मांगों के निराकरण को लेकर कर्मचारी कांग्रेस के बैनर तले धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल शुरू कर दी गई है। आइए सुनते हैं जिला अध्यक्ष कर्मचारी कांग्रेस राजकुमार चौबे से प्राप्त जानकारी के अंश। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को विनियमित किए जाने के आदेश जारी किया गया है। उस आदेश के तहत लोक निर्माण विभाग में लगभग 900 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को विनियमित किया गया था। उसी आदेश में एक और आदेश जारी किया गया था कि विभाग में चतुर्थ श्रेणी के जो पद रिक्त हैं उनमें अस्थायी कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। यहाँ लोक निर्माण विभाग में लगभग सैकड़ों पद चतुर्थ श्रेणी के रिक्त हैं, लेकिन 16 से 21 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी यहाँ के अस्थायी कर्मचारियों की वरीयता सूची नहीं बनाई गई। कई बार संगठन द्वारा आंदोलन मुख्य अभियंता कार्यालय अधीक्षण यंत्री कार्यालय में किया गया कि इनकी अस्थायी कर्मचारियों की वरीयता सूची बनाई जाए। अभी फरवरी 2021 में अधीक्षण यंत्री कार्यालय में आंदोलन हुआ था। उन्होंने समझौता किया था कि 1 माह के अंदर कार्यपालन यंत्री मांगे क्या है आपकी? नियमित किया जाए। मांगे क्या है? मुख्य मांगे हमारे यहाँ है कि जो चतुर्थ श्रेणी के पद रिक्त हैं विभाग में, उनको अस्थायी कर्मचारियों को नियमित किया जाए। अस्थायी कर्मचारियों को वेतन विसंगति हो, वेतन विसंगति, अस्थायी कर्मचारियों को सेवा पुस्तिका बनाई जाए। जो इनके वेतन से एनपीएस की राशि काटी जाती है, इनके पासबुक में दर्ज किया जाए। इनके वेतन से तो काटी जा रही है, लेकिन इनके पासबुक दर्ज नहीं की जा रही है। इनको एरियर नहीं मिल रहा है। ऐसे लगभग हमारी 11 सूत्री मांगे हैं। इनको मैंने 15 तारीख को नोटिस जारी किया था कि हमारी 11 सूत्री मांगों का निराकरण कर दें, लेकिन यहाँ के जो कार्यपालन यंत्री गर्ग जी हैं वो पद में अनुभागीय अधिकारी हैं, लेकिन कार्यपालन यंत्री का प्रभार नहीं है। मुख्य अभियंता कार्यालय में 2 कार्यपालन यंत्री पदस्थ हैं, लेकिन उनको प्रभार नहीं मिला है। इसलिए ये वरिष्ठ पदों का महत्व ही नहीं समझ रहे हैं। माने न तो शासन का आदेश मान रहे हैं, न मुख्य अभियंता का आदेश मान रहे हैं, किसी का आदेश नहीं मान रहे हैं। मनमानी कर रहे हैं कि हमको नहीं करना है। आज 7 थाना दूर होने के कारण रतहरा क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, जिससे आए दिन अपराध एवं लूटपाट की घटनाएं घटित हो रही हैं। ऐसे में वहां के स्थानीय निवासियों के द्वारा वार्ड क्रमांक 15 रतहरा में आरटीओ कार्यालय के आसपास थाना या पुलिस चौकी खोले जाने की मांग की गई है। हम आपको बता दें कि रीवा जिले में जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ा है, उसी स्पीड से लोगों की अपनी सुरक्षा को लेकर धड़कनें भी तेज हो गई हैं। लोग अपनी जान माल की रक्षा के लिए पुलिस अधिकारियों से अतिरिक्त थाना बनाने की मांग कर रहे हैं। समान थाना क्षेत्र से आए आधा सैकड़ा लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन पत्र में कहा गया है कि समान तिराहे के आगे रतहरा तक सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र लगता है, जहां आए दिन आपराधिक तत्व अपराध करके निकल जाते हैं। थाना दूर होने की वजह से अपराधी खुलेआम आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि या तो पुलिस की चौकसी बढ़ाई जाए या फिर
समान तिराहे से रताहरा के बीच में पुलिस थाना या चौकी की स्थापना की जाए, जिससे उनके जान माल की रक्षा हो सके। हम आपको बता दें कि थाना दूर होने के कारण रताहरा क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बहुत बुलंद हैं, जिनसे आए दिन अपराध एवं लूटपाट की घटनाएं घटित हो रही हैं। प्रस्तुत है वार्ड क्रमांक 15 के स्थानीय निवासियों से प्राप्त जानकारी के अंश। अभी आज हम लोग ये एसपी साहब को ये ज्ञापन दे रहे हैं, जो हमारे वार्ड क्रमांक 15 रताहरा, जो जिसका हमारा क्षेत्रीय थाना सिटी कोतवाली लगता है और अपने रीवा क्षेत्र से, अपने रताहरा क्षेत्र से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की रेंज में है। तो हम लोगों की मांग है, पूरे वार्ड 15 वासियों की, रताहरा वासियों की मांग है कि हम लोग हमारे वार्ड 15 के रताहरा में एक चौकी या कि थाना का स्थापना किया जाए एसपी साहब के माध्यम से। और क्योंकि वहाँ पे दूर होने के कारण वहाँ अपराधियों का खौफ ज़्यादा है, अपराध बहुत मात्रा में बढ़ रहा है, बहुत सारे अपराधी तरह तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने ये मांग उठाई है एसपी साहब के माध्यम से। क्या नाम है? दिनेश सिंह ओबीसी। ये जो रताहरा बेल्ट है, रताहरा कोस्टा, ये भुंडहा जिला सिटी कोतवाली के अंतर्गत आता है। सिटी कोतवाली चूँकि किला के पास है और दूरी होने की वजह से कोई भी घटना होती है तो पुलिस टाइम से नहीं पहुंच पाती है। उस क्षेत्र में आए दिन चैन स्केचिंग, चोरियां आए दिन हो रही हैं। थाना दूर होने की वजह से पुलिस का खौफ अपराधियों में नहीं है। अतः हम लोग एसपी साहब से मिलकर आवेदन देने आए हैं कि एक थाना रताहरा बाईपास तिराहे पर स्थापित किया जाए, जिससे लोगों में अमन चैन का वातावरण बने। क्या नाम है? अशोक पटेल झब्बू, पार्षद, निवर्तमान पार्षद, वार्ड क्रमांक 15। सीमेंट कंपनी की डीलरशिप दिलाने के नाम पर विकलांग युवक द्वारा व्यापारी से की गई लाखों की ठगी, पीड़ित ने एडिशनल एसपी से की कार्यवाही की मांग। आपको बता दें कि समान थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी मनोज गुप्ता द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से लाखों रुपए की ठगी की शिकायत की गई है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उक्त युवक का नाम सुधांशु तिवारी है, जो बैकुंठपुर क्षेत्र के ज्ञान सथनी का निवासी है, जिसके द्वारा मुझे एसीसी सीमेंट की डीलरशिप दिलाने की बात बोलकर लाखों रुपए वसूल लिए। परंतु जब एजेंसी से जुड़ी कागजी कार्रवाई की बात आई तो टाल मटोल करने लगा, जिसके बाद युवक ने कहा कि आपको शक हो रहा है तो हम आपको आपके पैसे वापस कर देंगे। परंतु आज दिनांक तक व्यापारी को वो पैसे नहीं दिए। इस दौरान शिकायतकर्ता ने बताया कि जब मैंने उसके बारे में पता लगाया तो कई लोगों ने उसे फ्रॉड बताया एवं पैसे न देने की बात कही। वहीं पीड़ित का कहना है कि इसकी शिकायत मैं समान थाने में भी जाकर की है, किंतु पुलिस द्वारा आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसकी वजह से आज एसपी कार्यालय में पहुंचकर एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से शिकायत की, जिन्होंने कार्यवाही का आश्वासन दिया है। प्रस्तुत है शिकायतकर्ता मनोज गुप्ता से प्राप्त जानकारी के अंश। शिकायत करने आज आए थे आप लोग? सर, मैं इसलिए आया था कि एक व्यक्ति आता था मेरे साथ मेरे घर में दुकान में 2 साल से, जो दोनों पैर से अपाहिज है। उसका नाम है सुधांशु तिवारी, बैकुंठपुर थाना के अंतर्गत आता है वो। और वो जब मेरे घर मतलब कि सिर्फ कस्टमर बन के दुकान में आता था, हमारे सामान लेता था। मेरे पिताजी को दोस्त भी कहता था, पिताजी भी कहता था, उनसे बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था। तो हम लोग को भी उसके ऊपर बिल्कुल घर जैसा माहौल होने का काम विश्वास था। आज से 20 अगस्त के पहले वो एक बार आया हमारे यहाँ। 7 दिन पहले मैं दिल्ली में था, कांटेक्ट किया तो मैं नहीं मिला। फिर आया तो कहने लगा कि आपको मैं एसीसी होलसेलर डीलरशिप देना चाहता हूँ। अभी आपने पेपर में पढ़ा ही होगा कि लोग फ्रॉड कर रहे हैं, इसलिए मुझे ईमानदार आदमी चाहिए जो हमें आपके यहाँ देखा। तो मैंने कहा एसीसी का मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो स्पोर्ट्स गिफ्ट का कर रहा हूँ। तो क्या ना, मेरी तो कोई लिंक नहीं। कहने का नहीं, देखिए रतन किराना वाले किराना कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। भोले त्रिपाठी के पास एजेंसी है, इनका नाम लिया। मैंने कहा फिर भी मैं घर से समझूंगा। अगले दिन फिर आया वो पिताजी, मेरी वाइफ, सबको कन्विंस किया तो भी मैं तैयार नहीं था। मैंने कहा कि मैं तो आपसे ज़्यादा पर्चे, इतना ही पर्चे है कि आप सामान ले जाते हैं। तो कहने का नहीं, गारंटी में मैं चेक दे सकता हूँ आपको, अपनी आईडी दे सकता हूँ, सब दे सकता हूँ। एसीसी का उसने क्या नाम है वो आई कार्ड भी दिखाया हम लोग को कि एरिया मैनेजर हूँ मैं, 1,20,000 मेरी तनख्वाह है। इस तरह करके उसने हम लोग का माइंड वॉश कर लिया।
फिर उसने कहा कि 1.5 लाख रुपए अगले दिन बताया कि पहले तो नहीं बताया पैसा जमा होगा, पहले कन्विंस कर लिया एजेंसी ले लो। फिर अगले दिन कहा कि 1.5 लाख रुपए सिर्फ जमा होगा, आपके अर्निस्ट मनी में 12% इंटरेस्ट मिलेगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा आपको ACC का, और क्या नाम है आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, कभी आप छोड़ेंगे तो वो पैसा ब्याज सहित वापस हो जाएगा। तो फिर उसने हमको एक अकाउंट बताया, व्हाट्सअप किया उसमें, तो तब भी हमें शंका हुई, तो हमने कहा ACC का दीजिए, आप कैट इंटरप्राइजेज का दे रहे, तो कहने का कैट इंटरप्राइजेज डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके थ्रू जाता है। जैसे आप रीवा के 40 डीलरों के होलसेलर डीलर बनेंगे, वैसे वो डिस्ट्रीब्यूटर है जो आप लोग का पैसा वहाँ भेजेगा। घर में समझा, पिताजी से भी समझा, कहेंगे नहीं कोई दिक्कत नहीं है, घर बैठे काम है, वो अपना एरिया मैनेजर दौड़ेगा, तुम्हें तो दुकान में बैठना है, जो कमीशन आएगा 50-60 हज़ार रुपये महीना, वो इस तरह करके हमने डाल दिया पैसा। फिर उसने कहा कि अब ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और कोड नंबर आएगा, बोर्ड लग जाएगा जबलपुर से, ये वो करते करते 5 दिन निकल गए, कुछ नहीं। उससे संपर्क किया, शक हुआ, फिर हम सब जगह पता लगाया, पता चला वो तो फ्रॉड है। हर एक व्यक्ति एजेंसी वाला ये बोला कि उससे मतलब नहीं करना, वो फ्रॉड है, वो यही करता ही है। लोहा 60 रुपये रेट है तो 40 के दाम पे ख़रीदने को तैयार हो जाता है। सीमेंट आपको बताएगा 200 रुपये में मिल जाएगी, 300 रुपये के हमारे थ्रू। इस तरह करके उसने फिर उसको किसी तरह बुलाया, हमने घर में बात की, तो कहने लगा हो गया आप लोग को शक है, ये है वो है, बड़ा सिंपैथी से बात कर, हम आपको 23 तारीख को पैसा दे देंगे। कितना पैसा दिया? हमने उसको 1,50,000 अकाउंट में दिया, बाकी कैश भी कुछ दी, लेकिन आज तक उसने ये 6 लाख का करीब गमन है उसका हमारा टोटल। फिर उसके बाद उसने क्या नाम है, आज तक दिनांक तक हमने थाना सामान में भी कंप्लेन की, SP ऑफिस में की, आज एडिशनल SP साहब को भी, SP साहब नहीं थे तो एडिशनल SP साहब को भी एक कॉपी दी है, लेकिन आज तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा जब भी उससे पैसा मांगते तो वो 4 लोगों को लिंक में लेके फ़ोन में हम लोग को जान से मारने की कहने लगा कि तुम लोग को घर से बाहर खींच के पूरे परिवार को वहीं पर मार डालेंगे अगर हमारी चेक नहीं लौटाए, हमारे SP ऑफिस गए या थाने गए तो। नाम क्या है उसका? आशुतोष सुधांशु तिवारी नाम है उसका। कहाँ का रहने वाला? ये बैकुंठपुर थाना के अंतर्गत रहने, सगरा का रहने वाला है। दोनों पैर से विकलांग है? दोनों पैर से विकलांग है, और उसको हर एक सीमेंट वाला जानता है, बड़ा से छोटा सीमेंट वाला जानता है। अब पता चला कि वो इलाहाबाद, मऊगंज और क्या नाम है सिंगरौली तरफ भी बढ़ गया है। तो ACC सीमेंट से या किसी उनके थ्रू आपने संपर्क किया? हाँ, संपर्क किया मैंने, बोले त्रिपाठी जी कहने लगे उससे हम लोग का कोई लेना देना नहीं, वो कोई ACC में काम नहीं करता है। साउंड एंड लाइट एसोसिएशन ने नियमों के साथ डीजे बजाने की मांगी है अनुमति। आपको बता दें कि देखा जाए तो राजनीतिक कार्यक्रमों में दी जा रही खुली छूट, लेकिन शादी बारात के कार्यक्रमों में डीजे बजाने पर फैलता है कोरोना, ये कहना है रीवा के साउंड एंड लाइट संघ का। आपको बता दें कि डीजे संचालकों के द्वारा अपनी मांगों के संबंध में कहा है कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी के चलते बेरोजगारी व आर्थिक तंगी की मार झेल रहे हम सभी लोग चाहते हैं कि कुछ नियम एवं शर्तों के साथ सीमित संख्या में चल समारोह प्रारंभ कर डीजे बजाने की अनुमति हमें दी जाए। एसोसिएशन द्वारा मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन करने पर केवल डीजे संचालकों पर कार्रवाई की जाती है, जबकि कार्यक्रम के आयोजकों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, जबकि नियमों को उनके द्वारा ही जबरदस्ती करने पर तोड़ना पड़ता है। इस संबंध में संघ ने कहा कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी की वजह से बेरोजगारी व आर्थिक तंगी की मार झेल रहे डीजे संचालकों का बैंक से लिया कर्जा माफ कराया जाए और डीजे प्रतिबंधित करने की स्थिति में हमारे लिए भी बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था की जाए। हमारे लिए उचित नियम बनाया जाए और बार बार परमिशन लेने का नियम भी समाप्त किया जाए। आइए सुनते हैं इस संबंध में पत्रकार वार्ता के कुछ अंश। कहना सिर्फ यही है, जब सबके लिए एक नियम है तो हमारे लिए भी वही नियम है। सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं हैं वो सब निरंतर पूरे 100% चालू होती हैं, लेकिन हमें हर बार टारगेट किया जाता है, कभी चुनाव के नाम पे तो कभी परीक्षा के नाम पे हमारा व्यापार हर बार बंद करा दिया जाता है और शुरू ऐसा किया जाता है जैसे कि हम व्यापारी नहीं अपराधी हैं। और बिल्कुल हर बार सिर्फ यही कहा जाता है कि डीजे नहीं बजेगा, जबकि डीजे की परमिशन हर बार मांगो लेकिन नहीं मिलती है। डीजे के लिए बैंक लोन दे रहा है लेकिन बजाने नहीं दिया जाता। अब हम लोन वैसे वापस कैसे करें? अब लोगों के पास इतनी समस्याएं हैं, घर का खाना खर्चा, गोदाम का किराया, दुकान का किराया, लेकिन उस पर कोई भी सरकार, कोई भी नेता, राजनेता कभी नहीं सुनते। ना हमारे लिए कोई राहत पैकेज होता है। हम आप लोगों के माध्यम से उन तक ये अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि कई बार हमने ज्ञापन भी दिया, रैली निकाली, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं हुआ। अब हम ये चाहते हैं सिर्फ कि जो हमारा व्यापार है उसे भी उचित नियम और शर्तों के साथ
प्रारंभ किया जाए, हमें भी काम करने का मौका दिया जाए, क्योंकि बड़ी बड़ी रैलियाँ, बड़े बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम जो विशेष तौर पे हैं वो बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के लगातार चल रहे हैं। वहाँ पे भारी भीड़ होती है लेकिन कोई भी कहने वाला नहीं है। कुछ समय पहले CSP मैडम ने कहा कि इधर आपका गणेश चतुर्थी में डीजे नहीं बजेगा। हमने बताया मैडम वहाँ पे 994 कुर्सियाँ हैं जो कि भरी हुई हैं, उसके अलावा 100 लोगों की भीड़ एक्स्ट्रा है। उन्होंने कहा वो बात अलग है। अब लोगों से कोरोना फैलता है या डीजे से, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे साथ काम करने वाले 3 से 4 लेबर होते हैं जो मजदूर होते हैं, लेकिन सारी भीड़ वहाँ है, वहाँ कोरोना नहीं फैल रहा, लेकिन हमारे डीजे में फैल रहा। जब हमारे बारात की बात आती है तो 50 लोगों के साथ हमें रैली करने के लिए नहीं दिया जाता है, लेकिन सरकारी वहीं पे अगर राजनीतिक है तो 50-50 हज़ार लोग बस में से भर के लाते हैं और रैली करते हैं। तो सर यही चाहते हैं कि अगर सबका मौका मिल रहा है तो हमें भी मौका मिले थोड़ा काम करने का। क्या ये हाल रीवा जिले का है या फिर वहाँ भी यही स्थिति है? सर प्रेजेंट टाइम में पूरे MP में काम चल रहा है। हमारे पास मध्य प्रदेश एसोसिएशन भी है, उसमें सतना में लगातार काम चल रहा है। सीधी, सिंगरौली, जबलपुर, इंदौर, भोपाल सब जगह काम चल रहा है। सिर्फ रीवा में ही दुर्व्यवहार किया जा रहा है हमारे साथ। लेकिन अभी शांति समिति की जो बैठक होगी फिर से अभी कुछ दिन बाद होने ही वाली है, अगले नवदुर्गा उत्सव को लेकर के, उसमें फिर से हमें एक पर्चा थमा दिया जाएगा। गाइडलाइन में ये 30x15 का टेंट लगना है और साउंड नहीं बजेगा, जबकि उनकी राजनीतिक रैलियाँ होती हैं, उनके सरकारी कार्यक्रम लगातार चलते हैं बिल्कुल बिना किसी अवरोध के। कि हम लोगों को जब गाइडलाइन दी गई कि साउंड नहीं बजाना है, हम लोगों ने सारे काम कैंसिल किए, बिल्कुल साउंड नहीं बजाया। रीवा के बाहर से आगे कुछ साउंड रैलियाँ निकली रीवा में, हम लोगों ने बाकायदे उनकी फ़ोटोज़ जो है सेंड की, जो मैडम ने CSP मैडम ने हमें नंबर दिया था उस पर हमने सेंड किया, फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं पिक हो रहा था और कोई भी कार्रवाई उस पर नहीं हुई। जबकि अभी कल हमारे यहाँ का एक रीवा का लड़का DJ बजा रहा था, वो 2 बॉक्स केबल लेकर निकला अपना खुद का विसर्जन करने के लिए, तो उसका DJ जब्त कर लिया गया। बाकायदे उसको साथ दुर्व्यवहार किया गया, जो हमारा ड्राइवर था उसको पकड़ लिया गया। बड़ी मिन्नतों के बाद उन्होंने छोड़ा है, कुछ रसीद कटवा करके, और फिर बड़ी मिन्नतों के बाद उन्होंने छोड़ा है। 3750 सिटी कोतवाली। रक्तदान ही जीवन दान है और किसी का जीवन बचाना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। रक्तदान महादान होता है। धीरे धीरे लोग इसका महत्व भी अब समझने लगे हैं। रक्तदान के प्रति लोगों का नजरिया भी अब बदलने लगा है। लोग स्वेच्छापूर्वक भी अब रक्तदान करते हैं। आपको बता दें कि आज रक्तदान के ही प्रति जागरूकता अभियान के लिए JNCT कॉलेज रीवा में कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, डॉक्टर SS तिवारी, चेयरमैन JNCT ग्रुप सहित अन्य प्रबुद्ध जनों की उपस्थिति में इस विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां रक्तदान के महत्व को समझाया गया। आपको बता दें कि इसी संबंध में आगामी 1 अक्टूबर को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम सिरमौर चौराहा में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा समाज सेवी संगठनों एवं समस्त नागरिकों से अपील की गई है कि वे रक्तदान के महत्व को स्वयं समझें एवं दूसरों को भी समझाएं तथा गांधी जयंती के एक दिन पूर्व 1 अक्टूबर को अधिक से अधिक लोगों को रक्तदान हेतु प्रेरित करें तथा एक मिसाल पेश करें। वहीं इस जागरूकता अभियान कार्यक्रम के दौरान वृक्षारोपण कर JNCT कॉलेज द्वारा कलेक्टर SP सहित अन्य अधिकारियों का सम्मान भी किया गया। प्रस्तुत है कार्यक्रम की झलकी सहित JNCT ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर SS तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। ये कलेक्टर हुए सबसे पहले मुझे देख के अच्छा लगा कि रीवा में मुझे अभी बहुत कम टाइम हुआ आए हुए, परंतु जो यहाँ पर आने के बाद एक अपॉर्चुनिटी कलेक्टर महोदय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान मिल रही है, उसमें बहुत जल्दी आप लोगों से संपर्क संवाद मेरा होना शुरू हो गया है। तो मैं 1-2 पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। पहले तो कि इस अभियान के माध्यम से कलेक्टर साहब ने आपको सिर्फ रक्तदान से जोड़ने का पर्पज उनका नहीं है, इसका जो विजन है, इसका जो पर्पज है थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। वो ये है कि आप लोग अभी उस एज ग्रुप में हो जब हम लोग कैरियर के लिए अपनी कुछ प्लानिंग करते हैं, अपने फ्यूचर के लिए कुछ दिशा तय करते हैं, कुछ सपने देखते हैं। उस दौरान अगर आपको आपकी पर्सनैलिटी को हम लोग और अधिक ग्रो कर पाएँ, आपकी पर्सनैलिटी को मल्टी टैलेंटेड बना पाएँ, तो हम लोगों का एक एक्स्ट्रा अचीवमेंट डिस्ट्रिक्ट में हो जाता है। इस पर्पज से ही संभवतः कलेक्टर साहब ने ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू कराया है आपका। वैसे सबसे पहले तो मैं उनको बधाई शुभकामनाएं।
हम लोग ने इसके पहले एक ब्लड डोनेशन कैंपेन ऑर्गेनाइज किया था, उसमें जैन सिटी का पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा था। तो मैंने उस टाइम बहुत एक सिंसियर वे में ना काम किया आप लोगों ने, इसलिए अभी अपेक्षा भी बढ़ी है, एक्सपेक्टेशंस है ना ज़्यादा है। सब और भी कॉलेजेस हैं, अभी हम लोग जस्ट मॉडल साइंस कॉलेज के स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हुए आए, हम लोग बैठे हुए हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू एवरी कॉलेज। जैसे एसपी साहब ने सही कहा, सिर्फ मकसद इतना ही नहीं है कि 1 अक्टूबर का ब्लड डोनेशन कैंपेन, ऑब्वियसली कोविड के कारण लास्ट 1 ईयर से जनरली आप लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाए। 1 अक्टूबर को जो विश्व रक्तदान दिवस मनाया जा रहा है, उसमें जिला प्रशासन जिसमें कलेक्टर, एसपी और मेडिकल ऑफिसर हैं, सीएमएचओ और उनकी पूरी टीम, उन्होंने आज का दिन निर्धारित किया था संस्था में बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, उत्साहित करने के लिए कि अधिक से अधिक लोग उसमें भाग लें और रक्तदान करके जो महादान है लोगों की जीवन की रक्षा करें। अभी वो कार्यक्रम हुआ है और कलेक्टर महोदय ने, एसपी ने और जो यहाँ के मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी हैं, उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित किया है 1 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में भाग लें। और हमें ऐसा अनुमान है कि चूँकि ये इस रीजन का एक बहुत लीडिंग संस्थान है, अधिकतम बच्चे, संख्या नहीं बताई जा सकती, अधिकतम बच्चे उसमें भाग लेंगे। पिछले दिनों भी राज कपूर ऑडिटोरियम में रक्तदान का शिविर लगा था और पूरे ज़िले में सबसे अधिक संख्या हमारे छात्रों ने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया था और बहुतायत में रक्तदान किया था। आज के समाचारों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।